पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ अडानी का क्या संबंध है, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये बताना होगा। और इसका जो उचित जगह है वो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदनों में आपको जवाब देना होगा देश के सामने। लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की आवाज़ है। राहुल गांधी जी एक नाम नहीं, एक क्रांति, एक आंदोलन है। और देश के प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देना होगा। पेगासस पे बोलती रही कि सरकार आप इस पर जेपीसी बैठाइए, जेपीसी पे नहीं बैठाया। फिर अभी हाल में अडानी के मामला में आप विपक्ष पे तुरंत आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक्टिव हो जाती है कि विपक्ष का कोई भी नेता उस पर तुरंत आप रेड डाल दीजिए। और जैसे ही अडानी का मुद्दा आता है आप वैसे ही साइलेंट हो जाते हैं। उस समय आपकी ईडी, सीबीआई कहाँ जाती है? कांग्रेस नीति विरोधी नहीं है, मोदी विरोधी नहीं है, कांग्रेस मोनोपोली विरोधी है। बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आज स्वागत करती है हमारे खास मेहमान विक्की कुमार जी, जो झारखंड प्रदेश के यूथ कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी है। इनसे आज हमारी चर्चा है, खास चर्चा है, जो राहुल गांधी जी, जो नेशनल यूथ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी को जो सज़ा हुई उसके ऊपर आज हम चर्चा करने के जुड़े हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। कितना बड़ा ये कदम हो सकता है या कितना दुखद हो सकता है ये नेशनल यूथ कांग्रेस के लिए, जहाँ पे मुख्य चेहरा माने जाते हैं हमारे राहुल गांधी जी, अपोजिशन के मुख्य चेहरा हैं आज, और उन्हें अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए आगामी चुनाव से तो कितना दुखद है ये? देखिए, राहुल गांधी जी शुरू से किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, जो देश का जो मध्यम वर्ग है उसकी आवाज़ बनते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस आवाज़ को दबाने का हमेशा प्रयासरत कोशिश करती रही है। और उसी का एक परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से आकर राहुल गांधी के संस्था को कोर्ट के द्वारा कराया गया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये मामला जब कोर्ट में था, जो कोई मोदी जो ने केस किया था, वो मोदी जी ने, हाँ पुलिस मोदी जी ने 1 साल का इस पर स्टे लगवाया। और स्टे लगवाने के बाद जब 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया कि आखिरकार देश की जो पूरी संपत्ति है आप एक आदमी के झोली में क्यों डाल रहे हैं, आखिरकार आपका अडानी से रिश्ता क्या है, ये लड़ाई वहीं से शुरू हुई है 7 फरवरी के बाद। और 7 फरवरी के बाद 8 फरवरी को ये हियरिंग होता है और 18 को फैसला आ जाता है। तो हम इस पे क्या मानेंगे? विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है कि आप राफेल पे कुछ नहीं बोले, आप पेगासस पे कुछ नहीं बोले। जब जब अडानी के मामले में जब विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो आप किसी और रास्ते के आकर विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसको क्या समझे? अगर बात अगर देखी जाए तो उनका भी यही कहना है कि आपके सामने भी जब आपका समय भी था तब भी हमने ऐसे कई चेहरे देखे, नाम आप भी भली भांति जानते हैं। तो क्या हर सरकार यही काम करेगी, एक दूसरे को गलतियों को दिखाएगी, या जनता के लिए, जनता के हित में काम भी करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी का जो माइंड ऑफ वेंट, वो समाजवाद है, वो समाजवादी है। समाज के लोगों को लेकर चलना, समाज की प्राथमिकता देना। और कांग्रेस ये शुरू से ये प्रयासरत की है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। और कांग्रेस ने इसको प्राथमिकता दिया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जवाहरलाल नेहरू से लेकर आपको मनमोहन सिंह तक विपक्ष को प्राथमिकता दिया गया है और उसकी आवाज़ को सुनी गई है। इससे एक सवाल याद आता है जो बार बार जनता का भी कहें या विपक्ष का, जो आज सत्ताधारी हैं उनकी भी सवाल है ये कि आखिर कांग्रेस नीति विरोधी है, नीति विरोध काम करते हैं या मोदी विरोधी? कांग्रेस नीति विरोधी नहीं है, मोदी विरोधी नहीं है, कांग्रेस मोनोपोली विरोधी है। आखिरकार आप कोयला, सड़क, बिजली, पानी, सीमेंट, सीपोर्ट, पोर्ट एक ही आदमी को कैसे दिया जा रहा है? क्या देश में और कोई नहीं है? वर्तमान की मौजूदा भाजपा केंद्र की सरकार अडानी को केंद्र में रख के नीति बना रही है। उसका 2-3 उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में गौतम अडानी जी को माइनिंग का टेंडर मिलता है। माइनिंग का टेंडर मिलने के बाद भारत में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 2.5% है, उसको केंद्र की सरकार ने घटा के 0% कर दिया। उसके बाद
भारत में जितने भी जो बिजली घर है जो 75% कोयले पर निर्भर है, भारत की सरकार ने एक गजट निकाला कि आप 6% से लेकर 30% तक कोयला को इंपोर्ट करें और वो कोयला इंपोर्ट कर कर आप यहाँ के कोयला में ब्लेंड करें और ब्लेंड करके उससे बिजली उत्पादन करें। मुझे ये समझ नहीं आता है कि देश का जो कोयला है वो 1700 रुपये से लेकर 2000 रुपये टन बिक रहा है और हम अडानी से कोयला इंपोर्ट करें 17,000 से लेकर 20,000 रुपये टन। तो आप ये जो नीति बना रहे हैं किसको केंद्र में रख के बना रहे हैं? ये नीति पूरी की पूरी आप गौतम अडानी को केंद्र में रख के बना रहे हैं कि देश का जो पैसा है, देश की जो तिजोरी में जो संपत्ति है, वो संपत्ति को निकाल कर कैसे अडानी के जेब में डाला जाए। पूरी की पूरी भाजपा सरकार इस पे काम कर रही है। आप और भी देख लीजिए, अब जीवीके जो एयरपोर्ट है, जीवीके एयरपोर्ट में पहले क्या हुआ, जो जीवीके एयरपोर्ट के जो मालिक उसके घर पे पहले छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ने के बाद उसका 74% शेयर जो है अडानी के पास चला जाता है और उसके बाद वो अडानी उसका मालिक हो जाता है। तो इस प्रकार की नीतियाँ बनाकर अडानी को फ़ायदा पहुंचा दी। और राहुल गांधी जी यही बोल रहे हैं कि आप जब सत्ता में जब आए थे, आपने लोगों से वादा किया था कि हम देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन हिलाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, देश की जो नीति है वो ठीक कर देंगे, पॉलिसी ठीक करेंगे। लेकिन आप सत्ता में आने के बाद क्या कर रहे हैं? ये सारी चीज़ों का भूल कर केवल और केवल अडानी के पीछे पड़ गए हैं। इसका 2-3 प्रमाण है कि 2014 के जो चुनाव में जितने भी जो चुनाव प्रचार हुए वो किसके चार्टर प्लेन में मोदी जी ने घूम के प्रचार किया था? वो किसका चार्टर प्लेन था? वो अडानी जी का चार्टर प्लेन था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि देश के युवाओं बेरोजगार हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है, और देश में जो एक आदमी है वो विश्व का दूसरा स्थान पे पहुंच चुका है रहीश के मामले में। हम मोनोपोली का विरोध कर रहे हैं। आपने अभी जो बात कही कि अगर हम जो देख रहे हैं, कोयले की बात कही आपने, कोयले की बात हुई, बिजली की बात हुई। अगर हम कोयले की बात अपने प्रदेश में करें, झारखंड प्रदेश में, तो यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है यहाँ पे। आज हम जानते हैं कि अगर लीगली देखा जाए तो बालू खनन एवं कोयला खनन और एवं गिट्टी अभी बंद किया गया है, लेकिन अवैध रूप से हर रोज़ लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बालू खनन हो रहे हैं, कोयला खनन हो रहा है, गिट्टी खनन हो रहा है। इस पे कांग्रेस ने अभी तक विरोध नहीं जताया। देखिए, झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, ये हमेशा प्रयासरत है कि राज्य में जो भी इलीगल चीज़ हो रहा है उसको कानून के माध्यम से रोका जाए, ठीक है। और कानून लागू होने में जो राज्य की जो जनता है वो भी सरकार को मदद करे। अगर कहीं कहीं गलत तरीके से माइनिंग हो रहा है, चाहे बालू खनन, वो प्रशासन को संपर्क करे, प्रशासन को खबर करे। सरकार तो पूरी की पूरी प्रयासरत है कि राज्य में इलीगल काम ना हो, बालू खनन ना हो, लेकिन अगर कहीं भी अगर हो रहा है तो जनता और प्रशासन की दोनों की सहयोगिता से इसको रोका जा सकता है। बताया जाता है कि हेमंत सरकार में जो प्रशासन की नियुक्ति हो रही है, वहीं पे इतना पैसा मांगा जा रहा है कि प्रशासन क्या करे, प्रशासन को भी अपना जेब भरना पड़ रहा है। देखिए, विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हेमंत सोरेन को घेर सके। वो अनर्गल बयानबाजी करके करवा रही है। क्या इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में सरकार थी वो ये करती थी, इसका इसलिए उसके पास अनुभव है, ये चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें करती थी इसलिए वो बयां कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो, वो एक निष्पक्ष सरकार है। आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज को लेकर चल रहे हैं, पूरे राज्य को लेकर चल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि एक आदिवासी का बेटा आज छात्र आंदोलनरत हैं अभी। देखिए, छात्र आंदोलन हमेशा से रहा है, ठीक है, छात्रों की मांग रही है और छात्रों की मांग के साथ भी मैं हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं उनके साथ भी हूँ। लेकिन हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुखिया हैं। ये राज्य जब अलग हुआ सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे, तो हेमंत सोरेन जी ये भी देख रहे हैं कि जो इस राज्य में रह रहे हैं हम उनके लिए भी कुछ कर सकें, और जो आदिवासी समाज से जो लोग आ रहे हैं, जो इस राज्य की मूल पहचान है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, उसको भी रोजगार कैसे मुहैया करा जाए। इसलिए हेमंत सोरेन एक सार्थक पहल की ओर बढ़ रहे हैं। जब चुनावी प्रोपेगेंडा चल रहा था, जब चुनावी रैली चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक वो ज़मीनी स्तर पर पहुंचा नहीं। देखिए, जब ये सरकार बनी
आपको पता होगा कोविड का माहौल था, पूरे देश रुका हुआ था, ये राज्य नहीं पूरा देश रुका हुआ था, उस पर सारी चीज़ें रुकी हुई थी। उस सब चीज़ से सरकार अभी बाहर आई है और युवाओं को केंद्र में रख के सरकार नीतियाँ बना रही हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, इन सब विधवा पेंशन से लोग तरस रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है हमारे पंचायतों में। नहीं, सरकार इस पर लगातार अपना कार्य कर रही है। अगर कहीं कुछ टेक्निकली कुछ फॉल्ट आता है इसलिए रुकता है, लेकिन सरकार का ये प्राथमिकता रहा है कि जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पंचायत में है, जो गांव में है, जो घरों पे उनको ज़्यादा कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए सरकार ने राज्य सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम भी चलाया था, जो हर पंचायत हर गली पे जाके लोगों को ये काम किया जा रहा था। क्या उस जो कार्यक्रम था आपकी सरकार आपके द्वार, क्या उस तहत हमारे पंचायत में हर ज़रूरतमंद को वो चीज़ मतलब नीतियाँ पहुंच पाई हैं आज तक? हाँ, बहुत सारे पंचायतों में गई है, गांव में गई, पंचायत में गई, पंचायत के घर तक गई और उन चीज़ों योजनाओं को सरकार ने खुद उसको पहुंचाने का काम किया है। पूरे आपको जिला लेवल से लेकर गांव और खुद वहां के पदाधिकारी, राजनीतिक पार्टी जो विधायक हैं वहाँ पर रह के इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। जाने से पहले एक दो सवाल है जो हमारे अपने बोकारो क्षेत्र की बात है, जो हम अपने शहर की बात करते हैं तो वहाँ पे अभी आप इस वक्त हम जहाँ धूप के नीचे खड़े हैं, अभी वक्त 4 बजने वाला होगा, तभी भी गर्मी प्रचंड है और इससे हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में गर्मी किस तरह कहर मचाने वाली है। तो क्या हमारी सरकार उन चुनौतियों के लिए तैयार है? अगर हम देखें तो सबसे बड़ी ज़रूरत है गर्मियों में है तो सबसे पहला पानी, स्वच्छ पीने का पानी, और दूसरा बिजली। तो आज जो हालत है हम पंचायतों में देख सकते हैं कि मुहैया नहीं कराया गया है अभी तक पूरे तरीके से हर पंचायत में हर घर नल योजना का। साथ ही साथ अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली से भी परेशान है जनता। तो क्या ये हर बार चुनाव में वोट मांगने का वजह बना रहेगा या इस बार कार्य हो सकता है? देखिए, इस राज्य में हेमंत सोरेन जी को कार्य करने का मौका मिला है और इस राज्य बनने के बाद अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में क्या किया, जो आज ये सवालें उठ रही हैं। हेमंत सोरेन जी को जो ये मौका मिला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे। इस बार आगामी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? चेहरा अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कमेटी है, शीर्ष नेतृत्व है, वो क्या तय करती है। हम तो एक आम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा हम सभी को सदा मंजूर होगा। चुनौतियाँ काफ़ी है, अगर हम केंद्र की बात करें या आज हम अपने राज्य की बात करें, हर जगह चुनौतियाँ। जब से अगर हम कहें जेएमएम की सरकार रही है, लगातार आलोचनाओं के घेरे में ही रही है। साथ में अगर हम कहें तो केंद्र में आज कुर्सी चाहिए तो वो भी बहुत बड़ा आज जंग है, वो भी पा पाना बहुत आसान नहीं होने वाला है। तो क्या ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस से आगे बढ़ने वाली है? देखिए, ये बात सही है कि देश में चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन चुनौतियों को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा रही है, क्या देश में उसकी मीडिया बहस कर रही है? आज जितने भी नेशनल टेलीविज़न हैं, आज देश में एक चयनात्मक बहस किया जा रहा है, जो जनता की मुद्दों से हटकर बहस किया जा रहा है। जनता की मुद्दों पे बहस नहीं किया जा रहा। आप देखिएगा रोजगार पे, आप देखिएगा काला धन पे, आप देखिएगा स्कैम पे, राफेल में क्या हुआ। विपक्ष बोलता रहा कि राफेल में घोटाला हुआ, राफेल की जांच, जेपीसी की जांच किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कान में दबा के सुती रही। पेगासस पे बोलती रही कि सरकार आप इस पर जेपीसी बैठाइए, जेपीसी पे नहीं बैठाया। फिर अभी हाल में अडानी के मामला में आप विपक्ष पे तुरंत आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक्टिव हो जाती है कि विपक्ष का कोई भी नेता उस पर तुरंत आप रेड डाल दीजिए। और जैसे ही अडानी का मुद्दा आता है आप वैसे ही साइलेंट हो जाते हैं। उस समय आपकी ईडी, सीबीआई कहाँ जाती है? उस समय आपकी मीडिया कहाँ जाती है? क्यों चुपचाप हो जाती है? क्यों? क्योंकि माना जाए कि पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जान अडानी में है। ये हम समझे, अडानी भाजपा के लिए संजीवनी बूटी है कि अगर अडानी ख़त्म तो भाजपा ख़त्म।
भारतीय जनता पार्टी समाज और समाज के लोगों को प्राथमिकता नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपति को प्राथमिकता देती है जिससे वो पार्टी चल सके। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस पार्टी समाज और समाज के लोगों को और समाज के अवाम को, गंगा जमुनी तहजीब को, सामाजिक के सौहार्द को वो प्राथमिकता देती है। इसमें तो सवाल आता है ना, जो बार बार विपक्ष उठाती रही है कि रॉबर्ट वाड्रा भी वीवीआईपी बने थे हमारे देश के, फिर नीरव मोदी भी सामने आए थे। तो आपके पास तो सिस्टम है ना, ईडी एसीबी, आपने तो जांच किया, क्या मिला आप देश को बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा पे आपने जांच किया तो क्या मिला? आप देश को खुलासा कीजिए। केवल आप देश को गुमराह कर रहे हैं। ईडी जितने पे रेट डाली है, ईडी का कन्वेक्शन जो रेट ऑफ रेशियो है 0.5% है और 3000 से प्लस ईडी ने रेड मारा है। आप नीरव मोदी पे क्यों नहीं ईडी कार्रवाई करती है? अडानी पे जितने पैसे आ रहे, वो पैसा किसका है? आतंकवादी का है? वो पैसा पाकिस्तान का है? वो पैसा चाइना का है? या पैसा उन्हीं भाजपाइयों का घूम के ब्लैक मनी आ रहा है अडानी के पास? आखिर वो पैसा का जांच क्यों नहीं हो रहा है जो हज़ारों करोड़ों रुपए अडानी के शेल कंपनी से इन्वेस्ट हो रही है? और अडानी कंपनी देश का आपको डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है, वो पैसा किसका आ रहा है जो डिफेंस सेक्टर में लग रहा है? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है ईडी सीबीआई सरकार? आखिरकार किसके लिए मौन धारण की हुई है ईडी सीबीआई? इसके मतलब सरकार का दबाव है उन पे। जिन संस्कृति को, जिन सौहार्दों को, जिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कांग्रेस ने सदियों से बचा के रखा, आज उन्हीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर रही है अपने हाथ। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? एक और सवाल है जो हमारे प्रदेश से ही है। सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज हम बोकारो रिपोर्ट्स की टीम की तरफ से कहें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा हम जो सामने लाना चाहते हैं वो है जो ग्रामीणों में शिक्षा का जो प्रावधान मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, आज भी वहाँ पे हम पिछड़ रहे हैं। तो कब तक हमारे ग्रामीणों के जो बच्चे हैं उनको भी वो शिक्षा मिल पाएगी? तुलनात्मक तो नहीं कहेंगे अभी अचानक से, लेकिन क्या वो शिक्षा मिल पाएगी जो हमारे शहर के जो बच्चों को मिल पा रही है? देखिए, सरकार कोई भी ऐसा नियम और कोई भी ऐसा योजना बनाती है जो समाज से संबंधित हो, उसमें समाज के लोगों को और सरकार को, दोनों को सहभागिता से ही आप समाज को अच्छे सार्थक पहल पे ले जा सकते हैं। अगर सरकार पहल कर रही है कि नहीं राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, पुष्ट हो, उसमें आपको समाज के जो घर के गार्जियन हैं बच्चों को, उनको भी ध्यान पड़ना चाहिए कि नहीं हम अपने बच्चे को स्कूल भेजें, शिक्षित करें। इन दोनों की सहभागिता से ही एक अच्छा स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकता है। जनता के लिए कोई संदेश और साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, मेरे जनता से यही एक संदेश है और एक अपील है और आग्रह भी है कि ये देश सबका है, चाहे वो किसी जाति किसी भी धर्म का हो, और हमें अधिकार जो मिलता है ना, देश का जो संविधान है उस संविधान से अधिकार मिलता है। इसलिए आप जब तक सुरक्षित हैं, जब तक वो संविधान सुरक्षित है। इसलिए अगर आपके हितों के खिलाफ सरकार गैर कानूनी काम करती है, चाहे कोई गैर योजना बनाती है, आप उसका विरोध करें। कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में वो अंकुश लगाने का काम करेगी, वो और आपके अधिकारों से वंचित करेगी। इसलिए आप अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत रहें, उस संविधान को सुरक्षित रखें जो संविधान हमें अधिकार देती है बोलने का, लड़ने का, अपने बात को रखने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने धर्म की आज़ादी, अपने समाज की आज़ादी, अपनी संस्कृति को बचाने की आज़ादी। इसके प्रति समाज का हर नागरिक सजग रहे, सचेत रहे, यही मेरा जनता से अपील है, एक आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोकारो रिपोर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए। आप थे विक्की कुमार जी, जिन्होंने संदेश देते हुए यही कहा कि आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आपका संविधान सुरक्षित है। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहे बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।